ओके ओके, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है आज जो 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 4 फैकल्टी लोग मिलके जो है आज पूरा का पूरा एनालिसिस कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें पॉलिटी वाला सेक्शन मैं देखूंगा, उसके बाद जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा वो मनीष शुक्ला डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद जो करंट और हिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है, वो श्रेय मिश्रा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो साइंस, टेक, एनवायरमेंट और जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो कमाल खान डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पॉलिटी वाले सेक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें आप लोग नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो मैं डिस्कशन के लिए जो रिफरेंस मैंने बनाया है, उस रिफरेंस में जो है मैंने सेट ए को रिफरेंस बनाया है अपना। जो आप लोगों का पेपर का सेट ए आता है उसको मैंने रिफरेंस बनाया है। तो मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर जो सेट ए है उस पेपर को आप लोग ओपन कर लीजिए। राइट, सबका ओपन हो गया है। अब देखिए, अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी का जो टोटल इस बार क्वेश्चन रहा है वो 19 क्वेश्चन रहा है। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो 19 क्वेश्चन रहा है। तो इस 19 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 42, मैं अगेन बोल रहा हूं, सेट ए को रिफरेंस बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 से लेके और क्वेश्चन नंबर 94 तक, ये पूरा का पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के सेक्शन का है। ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम पे इसको जो है डाल दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टार्ट। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए मैंने इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बना रखा है जिससे आप लोगों को इजी रहेगा। पहला क्वेश्चन मैं अपने रेफरेंस के लिए रखा हूं जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। सब लोग 42 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि द मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स ऑल द वीमेन एबव द एज 21। कह रहा है कि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 21 ईयर से ऊपर एज की जितनी भी वीमेन थी, जितने भी औरतें थी, उनको जो है वोटिंग राइट जो है दिया गया है। ठीक है, ट्वेंटी 21 ईयर से ज्यादा एज की जितनी भी वीमेन है उनको वोटिंग राइट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 1918 में, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें यह डिमांड किया गया कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी वीमेन है, उनको वोटिंग राइट दिया जाए। ठीक है, 1918 में जो है यह शुरू हुआ। तो 1918 में ब्रिटेन के जितने भी प्रोविंस थे, ब्रिटेन के प्रोविंस की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिटेन के अंदर जितने भी, जो ब्रिटेन का अपना टेरिटरी था, उस टेरिटरी के अंदर जितने भी वीमेन थी 21 ईयर से ऊपर, उनको जो है वोटिंग के लिए बोला गया कि उनको जो है वोटिंग के लिए दिया गया राइट, उनको अधिकार दिया गया। ठीक है, बट उसके अलावा ब्रिटेन की जहां जहां कॉलोनी थी, जिस जिस कंट्री में कॉलोनी थी, वहां पे डिमांड तो हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने जो है इस तरह का कोई परमिशन नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि 1919 जो एक्ट इंडिया में बना था, तो वो ब्रिटेन की टेरिटरी तो है नहीं, तो 1919 में इंडियन टेरिटरी के अंदर इस तरह का कहीं कोई प्रोविजन नहीं आया। डिमांड किया था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, डिमांड किया गया था, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया ब्रिटेन के द्वारा। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है कि सही है? गलत है। यानी जहां जहां ऑप्शन 1 है वो तो अपने आप गलत हो गया, इस पे तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। ठीक, इसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूंगा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिवन द वुमेन द रिजर्व सीट। बिल्कुल सही बात है।
1935 एक्ट में देखिए हुआ क्या, 1919 से जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ और 1929 तक आते आते ब्रिटेन की जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उन कॉलोनियल कंट्रीज में भी उसने वीमेन को वोटिंग के लिए राइट देना शुरू कर दिया। 1918 और 19 में तो सिर्फ ब्रिटेन के टेरिटरी में दिया, पर 19 से लेके और 29 तक वो डिफरेंट जो अपने कॉलोनी उसने सेट कर रखे थे उन कॉलोनियल कंट्रीज में भी उसने ये राइट देना शुरू कर दिया। और चूंकि ये डिमांड जो है इंडिया बहुत पहले से कर रहा था, इसलिए जो है इस डिमांड के अगेंस्ट जो है 1935 के एक्ट में इस चीज को मेंशन किया गया कि दोज वीमेन हु ईदर एक्वायर द प्रॉपर्टी, मतलब जिनके नाम पे बहुत स्ट्रिंज था कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे कर सकते हैं, और जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास एजुकेशन है, सिर्फ वही लोग जो है वोट का अधिकार दे सकते हैं। और 2.5%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2.5% ऐसा था कि 2.5% वीमेन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, इसके लिए भी एक रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया, 2.5% ओनली। ठीक है, तो उस समय आप ये बताइए 1935 में जब इंडिया जो है एक कॉलोनियल कंट्री थी, कितनी वीमेन के नाम से जो है प्रॉपर्टी थी? वो तो आज भी नहीं है, वो तो बात ही छोड़ दो। कितनी वीमेन के प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी है? नहीं है ना। कितनी वीमेन टैक्सेबल है? कितनी वीमेन जो है क्वालिफाइड एजुकेटेड है? एजुकेशन वाला तो चलो फिर भी हो रहा है, और प्रॉपर्टी और टैक्सेबल वाला अगर मैं बात करूं तो आज भी जो है परसेंटेज बहुत कम। तो उस समय कितने परसेंट होंगे? 2-2.5%? नहीं है। तो लेकिन 1935 में वोट देने का जो अधिकार था वो 1935 ने फर्निश किया कि दे सकते। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट, कहीं कोई शंका? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका ये एक्सप्लेनेशन है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन का। ये देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बात बताई है अभी, वो सारी बात जो है यहां पे मैंने डिटेल में मेंशन कर रखा है। तो दिस पीडीएफ, ठीक है, आई विल शेयर विथ यू आफ्टर द क्लास, राइट। और लिंक में भी अवेलेबल रहेगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग जो है इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए उनको भी मैं बता दूं कि ये मैं लिंक में डाल दूंगा, तो वहां से आपको एक्सेस हो जाएगा, तो सबको मिलेगा। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 77 खोलिए आप लोग, ए का, सेक्शन ए का 77। हाँ भाई, ऑनलाइन में जितने लोग हैं, दीपक पांडे, जीएस टॉक, हेलो सर, अनुश्री सोनी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछना है बताइए। गुड, सबका मॉर्निंग गुड है ना? क्वेश्चन पूछिए अगर इसमें से कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा जो सीक्वेंस है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है और पेपर में क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? वी एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। बिल्कुल सही है, ये बात तो हर जगह बेसिक में आप पढ़ते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री मॉडल है गवर्नमेंट का, वो ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है, कॉपी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है? इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड है इसका मतलब कई फंडामेंटल जो फीचर्स हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो क्या किया गया है? ब्रिटेन से ही ड्रॉ किया गया है। बट कुछ चीजें डिफर भी करती हैं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है? बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं हमारे कंट्री के जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री मॉडल से के सिमिलर है और कौन कौन से उससे डिफरेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहली बात जान लीजिए कि ब्रिटेन में जो सिस्टम है वो ये कहता है कि वहां पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होता है। ब्रिटेन में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होता है, यानी पार्लियामेंट जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। पार्लियामेंट जो होती है सबसे पावरफुल होता है, सबसे ऊपर होता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, यानी हमारे यहां जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी होता है वहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी होता है वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब यह कि जो गवर्नमेंट का जो पावर है उसमें सेपरेशन हुआ रहता है, और गवर्नमेंट जो कुछ करता है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब स्टेटमेंट को मोटा मोटी का आइडिया लग गया। वहां पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी होता है। अब इस चीज को पढ़िए। पहला क्या कहता है स्टेटमेंट, देखिए यूपीएससी इज ऑल अबाउट दी एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना सीखिए, आपका काम हो जाएगा। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवराइन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। जो बात मैंने पहला बताया कि वहां पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ? कानून बनाने के उस पे पर्सपेक्टिव में। तो वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहां जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? लिमिटेड है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिमिट किया गया है। वो किस किस प्रोविजन पे कानून बना सकता है, किस किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन है। लिमिटेड गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है। पार्लियामेंट हर एक सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती। दूसरा छोड़िए, 7th शेड्यूल की बात कीजिए, स्टेट के सब्जेक्ट पे बना लेगी क्या कानून? नहीं बना सकती है। तो वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है और हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और डिट्टो वही बात जो है अप्लाइड तरीके से यहां पे लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जहां जहां पे पहला है तो नाइदर 1 नाइदर 2 तो वैसे ही खत्म हो गया और 2 ओनली भी खत्म हो गया। कंसंट्रेट कहां करना है? ए और सी पे। अब देखते हैं दूसरे की क्या कहानी है। ठीक, इन इंडिया matters related to the constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by Supreme Court judicial review। कौन कौन है जो जुडिशियल रिव्यू नहीं जानता है? अरे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं? जब भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट बनाएगा तो वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इस बात को वैलिडेट करने के लिए वो एक्ट किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का बेंच होता है वो देखता है कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अगर वो आर्टिकल 13 के अनुसार अगर वो डिफर करता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन क्या है कि कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को या फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगर अगेंस्ट है तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यही बात लिखा है कि नहीं लिखा है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर होगा? सही है कि गलत है? तो दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लीजिए। किसी को कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? अब ये देखिए मेरा सीक्वेंस 3 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 78 है ना बेटा? तो देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? विथ रिफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है कि गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे। आप लोग अगर पॉलिटी बेसिक पढ़े होंगे तो ये पता होगा। तो इनकी जो कमेटी बनी थी उसमें रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी हैं इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंश्योर हो सकता है। मतलब समझिए मोटा मोटी मिनिस्टर अपना काम करे, सेक्रेटरी अपना काम करे। ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज के रिलेटेड जो एक्ट है और जो पॉलिटिकल एक्ट है उसके लिए दोनों जो है अलग अलग काम करें और दोनों का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो है एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है, ये उनके रिकमेंडेशन में था। ठीक है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब उन हर एक ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे जिसमें पहला जो है आता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद देखिए या 2 ओनली या बोथ 1 एंड 2, इसमें से कौन सा स्ट्राइक हो सकता है? पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये स्ट्राइक हो गया, और नाइदर 1 नाइदर 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो करेक्ट हो ही रहा है। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि ए और सी में से कौन सा होगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister charge। अब इस चीज को देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है एआरसी 2 बार किया गया है, फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी। फर्स्ट एआरसी में ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि एक पर्सोनल डिपार्टमेंट होना चाहिए। पर्सोनल डिपार्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं कार्मिक विभाग। पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम होता है रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, सर्विस कंडीशन को ठीक करना। जो आज आप देखते हैं सिविल सर्विसेज की जो बात करते हैं, आप जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, उसमें यूपीएससी सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है उसको रिकमेंड करती है आपका नाम कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सुटेबल फॉर दी सिविल सर्विसेज। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है वो चाहे तो आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट भी कर सकती है, यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता। तो यूपीएससी क्या है? एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। फाइनल आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सनल नहीं, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जॉब एलोकेशन, सर्विस कंडीशन, ये सब काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल करता है। ये आप जो लबासना में ट्रेनिंग वनिंग देने जाते हैं सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंडर में होता है, यूपीएससी के अंडर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी इज ओनली अपॉइंटिंग और इलेक्टिंग, मतलब इलेक्टिंग तो होता नहीं, अपॉइंटिंग बॉडी है, अपॉइंटमेंट करती है आपका एग्जाम लेती है और एग्जाम लेने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल को बता देती है कि भैया ये पर्टिकुलर आदमी सुटेबल है इस सर्विस के लिए, रिकमेंड कर देती है। को करना नहीं करना वहां पे होता। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है जिसको आप देख रहे हैं, इसके बारे में जो रिकमेंडेशन दिया था वो फर्स्ट एआरसी में दिया गया था और ये बोला गया था कि इसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल आज भी है, बस समझ रहे? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई? करेक्ट है, वेरी गुड। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई डाउट किसी को? पहला कंसेप्ट भी क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है पूरी तरह से। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी गुड। और जो राइट टू प्राइवेसी की बात है, ये चर्चा आज से नहीं, ये चर्चा 2017 से ही चल रहा है। 2017 से ही ये न्यूज बहुत ही चर्चे में रहा है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। ये आधार कार्ड को लेके फिर इस पे बहुत हल्ला हुआ, आधार कार्ड को सब लिंक करने की बात चल रही थी, उसमें भी बहुत शोर हुआ। तो राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका आना और अपीयर होना एक्सपेक्टेड था। और राइट टू प्राइवेसी को जो है आर्टिकल 21 में रखा गया है, जो बेसिकली राइट टू पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है और इसके अंदर जो है इसको जुडिशरी ने रखा है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है? आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या? तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन है। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर हो गया है तो अपराध है, अपराध का जो है क्षमा मांगिए, हरिद्वार में जाके नहाइए, है ना। ये क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए था। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा चैलेंजिंग है पॉलिटी में, बाकी 18 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन है जो मैं मान सकता हूं कि कवरेज नहीं हुआ होगा कई बच्चों का, है ना। अदरवाइज जो है सारे क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी है, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। कह रहा है कि
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं मुझसे ऑप्शनल, उनसे अभी ये चर्चा 2 या 3 दिन पहले हुई थी। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ सकता है। ये बात मैंने आपको बताया था। तो अब इस चीज को थोड़ा समझिए। 1996 तक, ठीक है, 1996 के पहले एक आदमी 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इलेक्शन लड़ सकता है। बट जो 1996 में एक अमेंडमेंट किया गया, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है कि नहीं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट गवर्नेंस में? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है, उस पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के थ्रू 1996 में एक चेंज किया गया और 1996 से बोला गया, 1996 से बोला गया, पेपर लेके बैठो, बाजा मत बजाओ। 1996 से ये बोला गया कि 1996 के बाद, ठीक है, एक आदमी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा जगह पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि 1996 के पहले लोगों ने लड़ा होगा, बीएसए लड़ा होगा लोगों ने, ठीक है, बट 1996 के बाद जो है नहीं लड़ सकते। यानी अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो एक आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी ने भी 2 सीटों पे लड़ा था, एक अमेठी से और दूसरा वायनाड से लड़ा था, है ना। तो 2 पे तो आप सुनते होंगे, 3 पे अब आप नहीं सुनते होंगे, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि 1996 से पहले लोग लड़े होंगे, तो अगर वो स्टेटमेंट में आता है तो चांसेस है कि वो सही होंगे, ठीक है। तो अब ये जो पहला स्टेटमेंट है, अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो जो पहला है कि इंडिया में जो है इस तरह का कोई रूल नहीं है कि जिससे कैंडिडेट को जो है कॉन्टेस्ट करने से रोका जाए लोकसभा इलेक्शन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि 1996 के बाद तो 2 ही होना चाहिए, यहां पे 3 मेंशन कर रहा है। जहां जहां एक है, जहां जहां एक करेक्ट बोला पहले उसको हटा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 गायब, 1 गायब, कहानी क्या बचा? बी और डी का। देखते हैं बी में क्या है। बी में कह रहा है कि इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम दी 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 1991 की बात कर रहा है। एक चीज तो सही है कि 1991 में देवीलाल लड़ सकते थे, लड़े कि नहीं वो एक अलग बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन तो था उनको, क्योंकि 96 से पहले की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनको परमिशन था और इन्होंने लड़ा भी था। हरियाणा से थे, इन्होंने लड़ा भी था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी जहां पे 2 है वो सही है। तो अभी भी यही चीज चल रहा है, ठीक है। अब तीसरा पढ़िए। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेंट बाय हिम इन द इवेंट ऑफ हिम विनिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कह रहा है कि आज के वर्तमान समय में एक आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत सकता है, ठीक भाई। एक आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि होता क्या है, देखिए कि अगर एक आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ता है और अगर दोनों में जीत जाता है, तो एक तो मेंबरशिप से उसको रिजाइन करना पड़ता है और विद इन 6 मंथ वहां पे बाई इलेक्शन होता है। क्या होता है? दोबारा इलेक्शन होता है, उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो कहता है कि जो सीट वैकेंट किया जाएगा और जो बाई इलेक्शन होगा, उसका जो खर्चा होगा, वो जिस पार्टी का वो कैंडिडेट है, वो पार्टी उसका वहन करेगी। करेगी क्या? लॉजिकल लग रहा है क्या? करेगी? हाँ भाई, कर सकती है। इलेक्शन का खर्चा जो पार्टी हटेगी वो उसका खर्चा पूरा इलेक्शन कराने का खर्चा देगी। ये लॉजिकल लग रहा है क्या? अरे क्यों देगी भाई? हम 1 से 2 जगह लड़ सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है ना। मैं अपने मन से थोड़ा लड़ने जा रहा हूं। ये कॉल किसका है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं 1 से ज्यादा जगह लड़ सकता हूं। तो ये कैसे जो है हो सकता है कि मैं उस जगह का जो है खर्चा मतलब बियर करूं? और खर्चा कैसे कोई बियर कर सकता है? इलेक्शन जैसे सिस्टम में आप जो है उस इलेक्टोरल प्रोसेस का खर्चा आप कैसे ले लेंगे एक पार्टी से? बायसनेस नहीं हो जाएगा?
बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट कभी करेक्ट नहीं हो सकता। बहुत लॉजिकल है, सिंपल लॉजिक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंडीशन में चुनाव कराने का खर्चा कैसे उठा सकती है, किसी कंडीशन में नहीं उठा सकती है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो जहां भी 3 है उसको धीरे से कर देंगे। बचा क्या भाई? बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि एक आदमी अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत गया, मान लीजिए कि आप जो है इलेक्शन लड़ रही हैं लखनऊ से और गोरखपुर से, और आप दोनों जगह जीत गए, तो एक ना एक जगह से तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। एक साथ दो जगह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकती। तो जहां पे आपने रिजाइन दे दिया वहां पे जो इलेक्शन होता है उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। आप समझ में आया? आगे बढ़े। आर्टिकल 21, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट यहां पे? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है बेटा? ये मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं फिर बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के प्रीवियस ईयर से लगभग 7-8 क्वेश्चन आए, और मतलब यूपीएससी नॉर्मली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती है, बट स्लाइट मतलब डिफरेंसेस के साथ, विद स्लाइटली मतलब डिफरेंस चेंज कर दिया, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का पेपर 2020 से लेके, ठीक है, 2021 अब तो हो गया, 2021 से लेकर 2013 तक घुट के पी जाओ, ठीक है? तभी काम होगा। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट भाई? देख लेते हैं। हाँ, दिस क्वेश्चन वॉज ट्रिकी। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको, राइट टू सिटी, ये वाला, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और ये जो है हम लोगों के भी किसी कवरेज में नहीं आता। एक्चुअली ये जो है यूएनओ और ह्यूमन राइट्स का जब पेपर वगैरह पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये चीज आता है। तो मैं इसको सिंपली आपको बता दूंगा, है ना? ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि उस 19 क्वेश्चन में से यही एक क्वेश्चन था कि जो मैं कह सकता हूं कि आपको चैलेंज किया होगा, या किसी भी कैंडिडेट को चैलेंज कर सकता है। और घबराने की जरूरत नहीं है, 19 में से एक क्वेश्चन तो होता ही है छोड़ने के लिए। एक नहीं, मैं कह रहा हूं 2-3 होता है छोड़ने के लिए। तुम लोगों को तो फिर भी एक मिला, है ना? तो बड़ा घबराने की जरूरत नहीं। कह रहा है राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। पहली बात तो समझ लीजिए, जो राइट टू सिटी की बात की जा रही है, इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि राइट टू सिटी जो है, ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं, इस कंसेप्ट के अंदर बेसिकली है कि जिस सिटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, उस सिटी में जो में रहने वाले सिविलियंस हैं, उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और उस पार्टिसिपेशन के साथ सिटी के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल और इन्वायरमेंटल जो उसका केयर है सिटी का, उससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? कि जिस सिटी में जिस जगह पे हम रह रहे हैं, उस जगह का जो है मतलब इन्वायरमेंटल, और उस जिस निच में हम रह रहे हैं उस निच का जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और साथ में उस डेवलपमेंट या उस प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। तो पहले ये दोनों चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको अपने आप जो है इसमें से ऑप्शन दिखने लगेगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है अलग, इस क्वेश्चन के बारे में जो है मैं डिटेल डिस्कशन जो है आप लोगों से एक बार क्लास में जरूर करूंगा, इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा। कह रहे राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट्स एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। ये सही है कि गलत है? ये सही है, ठीक है, दिस इज ट्रू, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि यूएन हैबिटेट से रिलेटेड है, ये पहले स्टेटमेंट मैंने बता दिया। और दूसरा जो है ये क्या है, इनफैक्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स से कहीं ज्यादा बियॉन्ड है, ये आपके खुद के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। अभी थोड़ा सा वेग है ये एरिया, आप लोगों ने किया नहीं है, इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो ये मैं स्टेटमेंट ही सिर्फ आपको बताता जा रहा हूं। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, जितने लोग सिटी के अंदर रह रहे हैं, ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन दी सिटी। करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट, अभी तो बताया पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और जितने लोग रह रहे हैं ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है? अब तीसरा बोल रहा है राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनी इन द स्टेट। कॉमन सेंस क्या कहता है, ये गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा।
जो अनऑथोराइज जो कॉलोनी है सिटी में उसको क्यों देगा एक्सेस? वो तो अनऑथोराइज्ड है ना। अनऑथोराइज में तो कुछ भी आ सकता है, अनऑथोराइज में तो कोई भी पर्सन आ सकता है, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है? उसकी सिटी कैसे गारंटी लेगी? वो अपने राइट को कैसे क्लेम कर सकता है? भाई कोई अनऑथोराइज आदमी आके कैसे बोल सकता है अरे ये तो सिटी गंदा है, अरे यहाँ तो ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ तो बेसिक कम्युनिटी नहीं है, यहाँ तो वाटर नहीं है, यहाँ तो क्लीन इन्वायरमेंट, वो कैसे बोल सकता है भाई? उसके पास वो राइट नहीं है। तो थर्ड तो निश्चित रूप से गलत है। तो जहां जहां तीसरा है वहां वहां जो है ऑटोमेटिक गलत है, 1 और 2 सही। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। दिस वाज ट्रिकी क्वेश्चन। ये अगर किसी के गलत हुए भी हैं तो मैं मान के चलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, कॉमन सेंस पे था, लेकिन वो जो जोन होता है उसमें कभी कभी हो जाता है, वो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये हो सकता है, लेकिन बाकी कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं था। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, ये तो मैंने ये नोट करना है आपको। ये देखिए 7वां क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन खोलिए, आप ओपन करिए अपना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर। वकील साहब बताएंगे ये क्वेश्चन, वकील साहब बताएंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप बाय द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। सही है कि गलत है? हाँ? एक मिनट, नहीं वकील साहब को बताने दीजिए पहले। क्यों फॉल्स है? जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि आप वेरी गुड। देखिए 2 टर्म होता है, पहले इसको समझ लीजिए, अपने आप आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, बार बार सुने होंगे, बॉलीवुड के मूवी में बहुत आता है ना, जुडिशियल कस्टडी। तो एक जुडिशियल कस्टडी और दूसरा पुलिस कस्टडी। साफ साफ समझ लीजिए, जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह होता है कि आप जो है जेल में रहेंगे, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के अंदर रहेंगे। मतलब जेल का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जेल है उस जेल में आप रहेंगे, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मजिस्ट्रेट के पास होगा। और ये भी मैं बता दूं कि जुडिशियल कस्टडी में किसी भी तरह का पुलिस इंटरोगेशन नहीं हो सकता है जब तक कि पुलिस इस तरह का इंटरोगेशन करने के लिए जुडिशरी से परमिशन ना ले ले। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, अगर जुडिशियल कस्टडी है तो पुलिस उसको किसी भी तरह से जो है इंटरोगेट नहीं कर सकती जब तक कि जुडिशरी इस बात की परमिशन ना दे दे। और अगर जुडिशियल कस्टडी है इसका मतलब कि जो है वो जेल में है और मजिस्ट्रेट के संरक्षण में है, मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में है। ठीक, और पुलिस कस्टडी का मतलब यह हो गया कि जो पुलिस स्टेशन होता है, जो फिजिकल उसके अंदर जो मतलब वो कारावास में नहीं है, वो पुलिस स्टेशन का जो मतलब बार होता है, जो स्पेस होता है, उसमें जो उनका जेल होता है, आप कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी। तो ये पुलिस कस्टडी के अंदर जो है फिजिकली वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहता है। क्या रहता है? फिजिकली पुलिस स्टेशन के लिए रहता है। और ये जो पुलिस कस्टडी होता है ये बेसिकली होता ही है इंटरोगेशन के लिए। किसके लिए होता है? इंटरोगेशन के लिए। और अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अगर पुलिस कस्टडी में रखती है तो 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। उसने अपनी डायरी मेंटेन करेगा, आपको पकड़ेगा तो डायरी में एंट्री लेगा ना, वो जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएगा तो डायरी में एंट्री करेगा उसकी। और जिस टाइम पे उसने एंट्री करा उस टाइम से लेके और उसके जो अगला वाला जो पार्ट है मतलब 24 घंटा उसके बीच में जो है उसको करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है आपको? अब स्टेटमेंट पढ़िए। ड्यूरिंग द जुडिशियल, अच्छा पहला सही है कि गलत है? पहला गलत है। पहला बोल रहा है कि ये लॉक किया जाएगा पुलिस स्टेशन में, जेल में नहीं, जबकि बोल रहा है जुडिशियल कस्टडी। तो ऐसे ही गलत हो गया जो मैंने डेफिनेशन बताया आपको उसके हिसाब से, वो नहीं हुआ गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत। वर्तिका समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ऐसे गर्दन हिला रही हूं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब ये गलत हो गया है। और सॉरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट? तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना, और ये भी नहीं हो सकता।
तो बचेगा क्या, आइदर बी या डी, यही बचेगा ना। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन द इंचार्ज द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। सही है कि गलत है? सही है, ये बात तो मैंने बताया ही कि किसी तरह का इंटरोगेशन नहीं कर सकते, और अगर इंटरोगेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या चीज सही होगा, सिर्फ टू ओनली, बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। देखिए बी है ना, मैंने सब दे दिया, जो भी सीआरपीसी वगैरह का कंसेप्ट है मैंने सब डाल दिया है। कुछ चीजें आपकी जानकारी में रहेंगी, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, आप आके हमसे डिस्कस करिएगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट में तो दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्या रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या रहा है, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied to such prisoners because it becomes the matter of his or her rights। कह रहा है कि जब कोई भी प्रिजनर, मतलब कोई भी जो है कारावास में रहने वाला आदमी, ठीक है, कोई भी प्रिजनर अगर सफिशिएंट केस बन चुका है उसके ऊपर, तो उसको जो है पेरोल, पेरोल का मतलब होता है जमानत देना एक तरह से, है ना, कुछ समय के लिए जो है उनको वो देने से उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अधिकार है। सही है कि गलत है? क्यों? और राइट तो होता ही नहीं है, प्रिविलेज है। ध्यान रखिएगा, जो पैरोल है, जो जमानत जो आपको मिलता है, जो पेरोल आपको मिलता है, वो प्रिविलेज है, वो आपका राइट नहीं है। तो प्रिविलेज पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सुविधा है जो आपको दी भी जा सकती है और आपको नहीं दी जा सकती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, जुडिशरी। ठीक, क्लियर है? वो चाहे तो दे, चाहे तो आपको न दे, ठीक है? और उसके ग्राउंड को डिफाइन करने के लिए वो सिर्फ डिफाइन करेगा ग्राउंड को, उस ग्राउंड को जिसको वो डिफाइन करेगा उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती जुडिशरी से। बात समझ रहे हैं? तो ये जो आपको बेल मिलता है, पेरोल मिलता है, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत। अनंता कहां ध्यान है? रीड जल्दी करो, इतना धीरे धीरे रीड करते हैं। बताओ पहला सही होगा गलत होगा? गलत होगा। ये गया, और कौन सा गया? बच गया या तो ये या तो ये, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजन्स रिलीज ऑन द पेरोल रूल्स। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जो प्रिजन होता है, जो जेल होता है, ये स्टेट के लिस्ट में है कि यूनियन के लिस्ट में है? स्टेट के लिस्ट में है। 7th शेड्यूल देखिए ना, 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट डिवाइड हुए हैं स्टेट के और यूनियन के, तो जो प्रिजन होता है, जो जेल होता है, वो स्टेट की लिस्ट में आता है। यानी स्टेट के पास अपना प्रिजन है, उसके अपने जेल है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो स्टेट का अपना प्रिजन है। ये सही होगा या गलत होगा? तो क्या होगा करेक्ट इसमें? कोई डाउट? देख लो, आईपीसी सीआरपीसी सब घुसा है इसके अंदर, देख रहे हैं ना? अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी में सब चीजें दी हुई हैं, कर लीजिएगा आप लोग, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी यही चीज दिया होगा। स्टेट डू हैव द सेपरेट प्रिजन पेरोल्स रूल बिकॉज प्रिजन एंड प्रिजन डिटेन अ स्टेट सब्जेक्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 84 है सीक्वेंस में। ये क्या है? ये एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखिए यहीं से आप पकड़ लेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स मीन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, इनके बारे में जो है रिकॉग्निशन में कौन सा मिनिस्ट्री इसको ध्यान देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का इससे कुछ लेना देना है क्या? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गांव की बात करता है,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गांव की बात करता है, बचा कौन? तो देख के ही मार दो, समझ रहे हो ना? तो दिमाग ही नहीं लगाना है। हाँ अच्छा, हाँ गुड, आगे बढ़े, कर लेंगे ना आप इसको। 85 क्या कह रहा है? अ लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन कंफर्म? फिर से करिए इसको। 44 क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है भाई। क्या है 44? यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है क्या? ऑब्लिगेशन है क्या कहीं उसमें डीपीएसपी में? कहीं नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर होता है कि नहीं होता है? और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह होता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहां रिजर्वेशन का भी सिस्टम होता है, आरक्षण का भी सिस्टम होता है। इस रिजर्वेशन में जो एग्जीक्यूटिव जो रिजर्वेशन के लिए जो प्रोविजन लाती है, इसमें क्या करती है? अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। क्या करती है? अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। या आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन करती है। करती है कि नहीं करती है? और इसको करते हुए किसको वायलेट करती है? 14 को वायलेट करती है। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सोशल जस्टिस के अंदर वो प्रोविजन दिया हुआ है कि इन द मैटर ऑफ सोशल जस्टिस जस्टिफिएबल या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन। बात समझ रहे हैं? इन द इंप्लीमेंटेशन, इन द मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन वो किया जा सकता है। तो किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल? 14 से रिलेटेड है। बाकी 28 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 32 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? लैंग्वेज डिसाइफर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिलेटेड है और उसके जो है लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, उसका लेजिस्लेशन बनाने से और उसके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। तो किसका है? आर्टिकल 14 है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। आप क्वेश्चन को अप्लाइड वे में देखेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज क्या कर देंगे आप? इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन आसान है पर अप्लाइड है। कोई राज सिंह बोल रहा है 44 नहीं, 44 नहीं है, आप इसको चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 86 निकालिए। 86 देखिए क्या है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर? फेडरल मैंने जब भी आपको बताया उसमें 2-3 चीजें बताई हैं। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बोला है मैंने हमेशा। दूसरा, बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, बताया है मैंने आपको। इसके साथ साथ मैंने बताया है कि 2 टीयर से ज्यादा गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा के टीयर का गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी होना चाहिए, बताया है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, बताया है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने बताई है आप लोगों को। अब इसमें देखिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है इसमें? तो फिर BCD पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हो गया। अगर आपको याद है तो हो गया। कैसे होगा? द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। इसका क्या मतलब है? हाँ, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ये तो भाई यूनिटरी का भी फीचर है, ये तो उसका भी फीचर है।
फेडरल का जो मेन फीचर दिख रहा है यहां पे क्या दिख रहा है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिख रहा है। सिंपल सी बात है, दूसरा कुछ पे जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको फेडरेशन और यूनिटरी का कैरेक्टर पता है तो एक बार में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, आगे बढ़िए। हाँ भाई, तो वही तो बता रहा हूं आपको। हाँ, कोई दिक्कत। देखिए पूरा की फीचर मैंने लिख रखा है इसका, ठीक है। हाँ हाँ, तो डालेगा ही। मेरे सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार होता है ना इन लोगों को। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। इनमें से स्टेट टर्म कौन सा डिफाइन करता है? पहली बात समझ लीजिए, स्टेट टर्म जो होता है, जो स्टेट होता है उसके 4 एलिमेंट होते हैं। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे से बेसिक पढ़ा है? पॉलिटी, स्टार्टिंग में जब मैं पॉलिटी पढ़ाया था तो मुझसे बेसिक पढ़ा है। आपने पढ़ा है स्टेट के 4 एलिमेंट, आपने भी पढ़ा है। स्टेट का 4 एलिमेंट बताया था मैंने। पहला ज्योग्राफिकल टेरिटरी बताया था, दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सॉवरेनिटी। यही बताया था मैंने आपको। और मैंने ये भी बताया था कि ये चारों एसेंशियल एलिमेंट है और इस पे एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, वेदर दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल और अल्टरनेटिव एसेंशियल। डिट्टो वही क्वेश्चन है ये। देखिए कहां का काम कहां आ जाता है, ठीक है। डिट्टो वही क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट पढ़िए, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल सॉवरेनिटी, एंड पॉसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चारों एलिमेंट पूरा खटाक, काम खत्म। BCD देखना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, राइट। जिन्होंने बेसिक काम किया है उनके लिए सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तुमने पहले स्टार्टिंग में किया था क्या वो क्लास? सारे ऑनलाइन किया था, है ना, उसमें ये चीज याद है ना? हाँ, फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज मेंशन किया है मैंने। किरण तुमने नहीं किया था क्या? किया था? नहीं कर पाई थी। यूट्यूब पे भी पढ़ा है, अभी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जाके नहीं रहा भाई, हैंग क्यों कर रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1388। With reference to the Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice India with prior permission of the President of India. 100% correct. ठीक है, क्लियर है आपको? सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लियरली होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है, ठीक है, उस रिटायर्ड जज को जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के परमिशन के साथ कभी भी जो है बुला सकता है फॉर दी प्रोसीडिंग दी कोर्ट वर्क, ठीक है। तो जब भी उसको जरूरत फील होता है इस तरह का तो वो उसको कॉल कर सकता है, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। तो जहां जहां पहला ऑप्शन है वो तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जहां पे सिर्फ 2 दिया है या नाइदर 1 नाइदर 2, ये तो वैसे ही गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बात खत्म। हाई कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि वो जुडिशियल रिवीजन कर सकता है, अपने ही डिसीजन को दोबारा रिव्यू करके उसे चेंज कर सकता है,
और ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2, यानी कि क्या होगा, सी। क्लियर है, फाइन, आगे बढ़े। फोर्टीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89 ओपन करिए। देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल, ठीक है। कंट्री में एक ही सिटीजन और एक जो है डोमिसाइल हो सकता है, ठीक है। एक तो क्लियर है कि सिटीजन 1 या डोमिसाइल 1 हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको ये कंफ्यूजन भी होता है वन डोमिसाइल को लेकर, डोमिसाइल का मतलब स्टेट, मतलब एक ही स्टेट का डोमिसाइल हो सकता है। मान लीजिए अगर कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप जो है सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखिए, इसको भले किनारे कर दीजिए। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ वही बन सकता है कि जो सिटीजनशिप जो है, जिसकी सिटीजनशिप यहां जन्म से है। क्या ये सही है कि गलत है वर्तिका? गलत है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को कई बार मेंशन कर चुका हूं कि चाहे वो प्रेसिडेंट बनना हो चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना हो, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका जो सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइजेशन है, बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट जहां जहां है वो तो अपने आप गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है? क्या कह रहा है? अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैनॉट बी डिप्राइव्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये पॉसिबल है क्या? कह रहा है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। सही है कि गलत है? गलत है। तो जहां जहां 30 है वो गलत हो गया। बचा क्या? खत्म। किसी भी सर्कमस्टेंसेज में क्यों नहीं किया सकता? बहुत सारे एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शन। तो ये तो एलिमिनेशन से ही बाहर हो गया। तो क्वेश्चन की कहानी एलिमिनेशन पे खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सब देखिए डिटेल मैंने दे दिया है, देख रहे हैं ना आप कर लीजिएगा इसको। Which one of the following factor constitutes the best safeguard of the liberty in the liberal democracy? क्या है भाई? और क्या पॉसिबल है इसमें? Which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty in the liberal democracy? वेरी गुड, कमिटेड जुडिशरी। देखिए यहां पे जो है दो चीजें प्रोमिनेंट दिख रही हैं, पहला कमिटेड जुडिशरी और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर। दो चीजें दिख रही हैं, तो इन दोनों में से प्रिवेल कौन करेगा? कमिटेड जुडिशरी करेगा। देखिए बेस्ट आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, तो ये दोनों ही सही है, बट इसमें सही कौन सा जाएगा? कमिटेड जुडिशरी। ठीक, वो तो लेक्चर्स में जब पढ़ाया जाता है तो ये सब चीजें, अगर इतना मैं डिटेल में बताऊंगा उसको तो ठीक है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर भी बिना जुडिशरी के पॉसिबल नहीं है, किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, अब छेड़ दिए तो सुन लो, रूल ऑफ लॉ से कैसे कनेक्टेड है। और रूल ऑफ लॉ तब तक स्टैब्लिश नहीं हो सकता जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट और कमिटेड नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर मींस क्या? अब आ गई तो चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और पावर डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो कैसे इंश्योर होगा कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर और इसके बीच में, उसके लिए जो है जुडिशरी पावरफुल होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक जो है सेपरेशन ऑफ पावर या लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होगा। तो इसमें कौन सा प्राइमरी एलिमेंट है? ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ बिना कमिटेड जुडिशरी के इंश्योर नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़े, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस है। इसमें नहीं, इसमें कुछ गलत है, आप लोग इसको ठीक करिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, एक्सप्लेनेशन में कुछ गलत है, ठीक है। ये आप जो है मैं इसको करेक्शन करके डलवाऊंगा, अपलोड करूंगा। ए है, ध्यान रखिएगा। 1691 Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates the right to
डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, किसमें है ये आर्टिकल? ये भाई 39 का नाम सुना है क्या? देखिएगा, जाके चेक करिएगा। ठीक है, जाके चेक करिएगा घर पे। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनमें बहुत ज्यादा जो है टाइम देने की जरूरत नहीं है ना। ये दिए यहाँ पे दिया भी है, आर्टिकल 39 दिया है, लेकिन आर्टिकल 39 सी है ना। 92 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? क्या है भाई? लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट था, चलिए वो तो छोड़ दीजिए कि वो जो है उसमें चेंज हो गया, लेकिन जो लीगल राइट है उस लीगल राइट में आपका जो प्रॉपर्टी है इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, तो इसमें कोई इंक्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये लीगल राइट है, और कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी ओन करता है तो वो इस प्रोटेक्शन को पाने के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, ये पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने अंदर डाल दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? क्या था भाई? A sovereign democratic republic। सेकुलर और सोशलिस्ट कब जुड़ा? 42nd अमेंडमेंट से के बाद सोशलिस्ट। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा भी पढ़ा है वो इजीली कर ले जाएगा। अब ये चूंकि बहुत एनालिसिस कराने वाला पार्ट नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, जहां था वहां मैंने कराया आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ये सब दिया है मैंने यहां पे। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डी। और इस तरह से जो है पॉलिटी का सेक्शन आपका खत्म होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है अभी मनीष सर आएंगे, इकोनॉमी वाला सेक्शन आपको कराएंगे। ठीक है, इकोनॉमी का सेक्शन आई होप आप लोगों ने पेपर देखा होगा, है ना? पूरा पेपर डिटेल में देखा अच्छे से? क्या डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा? मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है ना? बिल्कुल ऐसे इकोनॉमी में भी इजी टू मॉडरेट है ना? कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, उसमें कुछ एक लेमैन भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो भी पढ़ें उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, हाल में ही भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच के सराउंडिंग में काफी कुछ चर्चा हुई। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पे भी बात हुई, है ना? जब रघुराम राजन थे, फिर उर्जित पटेल आए, उसके बीच ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा। तो ये एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनने हैं, है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए बात आती है, पहला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है, अपॉइंट करती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नर को कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, करती है ना? जो भी ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई हुआ या और भी कोई, तो उनमें ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो उसी के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि जो आरबीआई का गवर्नर है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो अब यहीं से आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, आइदर ए होगा, सी होगा, डी होगा। अब देखिए आप,
इसमें 1 एंड 2 है, इसमें 1 एंड 3 है, तो अब ये आपका नहीं बनेगा, ये एलिमिनेशन मेथड हम किसी और में देखेंगे। मान लीजिए इसमें होता 1 2, इसमें भी होता 1 2 एंड 3, तो 1 2 कॉमन हो जाता, उसको हम हटा देते, ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स को देखते रहिए आप लोग। इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये पूरा मुद्दा क्यों उठा था, आरबीआई के पास कुछ सरप्लस होता है, ठीक है। सरकार ने कहा, या सरकार का ऐसा मानना था कि जो आरबीआई के पास जो सरप्लस है, ये सरप्लस का ज्यादा परसेंटेज आरबीआई किसको ट्रांसफर करे, सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा जो है इसी कारण चर्चा में रहा। आरबीआई एक्ट जो है 1934, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। आरबीआई को उसको मानना मैंडेटरी है, ठीक है। तो सेक्शन 7 बहुत चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट ये यूज करती है तो वो माना जाता है कि आरबीआई की जो ऑटोनॉमी है उसको इरोड कर रही है वो, ठीक है। तो इस पे काफी डिस्प्यूट रहा है हाल फिलहाल में। लेकिन अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना कि आरबीआई एक्ट। ये बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू सरकार जो है आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ऐसा नहीं है, आरबीआई एक्ट के तहत, सेक्शन 7 के तहत डायरेक्शन दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जहां पे भी 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये गया, ठीक है। इसमें भी 2 है, ये गया, इसमें भी 2 है, ये गया। थर्ड पे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। खैर हम सी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, जो आरबीआई एक्ट 1934 है वो स्पेसिफिकली गवर्नर हो, डेप्यूटी गवर्नर हो, इनके फंक्शंस को बताता है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 सही है हमारा, स्टेटमेंट 3 सही है, जो 2 है वो गलत हुआ। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसकी बात कर रहा है वो, कैजुअल वर्कर्स, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स किनको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में बोला जाता है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। इंडिया में यह बोला जाता है कि चाइना के मुकाबले यहां की लेबर कॉस्ट जो है वो, लेबर का जो पूरा सिनेरियो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको सिंप्लीफाई करना है, लेबर कॉस्ट को और कम करना है कंपनीज की, ठीक है। तो उसके लिए हायर एंड फायर की पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब किसी कंपनी को जरूरत है किसी लेबर की तो उसको हायर कर लेती है। मान लीजिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लिया, ठीक है। और जैसे ही ऐसा सीजन आया, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर ले तो सीजनल है, शुगर केन इंडस्ट्री की बात कर ले तो सीजनल इंडस्ट्री है। तो इसमें कभी लेबर की जरूरत ज्यादा होती है और कभी लीन पीरियड आते हैं जब इतना लेबर की जरूरत नहीं होती। तो उनको हायर एंड फायर की पॉलिसी अलाउ करें अगर आप, तो जब उनको जरूरत होगी तब वो लेबर्स को हायर कर लेंगे, और जब जरूरत नहीं है तो लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए उनको निकाल देंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैजुअल वर्कर्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी कि इसके कारण इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो भी कैजुअल वर्कर्स है, ठीक है।
तो सरकार ने अभी कुछ नए लेबर कोड्स बनाए हैं, लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, श्रम सुधार किए हैं, श्रम सुधार नए कुछ कोड सरकार लाई है। उसके अंतर्गत बेसिकली ये जो आपका स्टेटमेंट 1 है जिसमें कहा गया ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो इन लेबर को सोशल सिक्योरिटी नेट में लाने के लिए इनको ईपीएफ का बेनिफिशियरी बनाया गया, ठीक है। तो नया प्रोविजंस क्या है, जो नए लेबर लॉज है, नए लेबर कोड है, इसके अंतर्गत सारे कैजुअल वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी गई है, करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट 2, ऑल कैजुअल वर्कर्स दे आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। जो वर्किंग आवर्स है इनके रेगुलर होंगे, और अगर जो भी इनका मैंडेटरी टाइम है उससे ज्यादा इनको काम कराना अगर पड़ रहा है, कंपनी करा रही है, तो उसका ये क्या देंगे, ओवर टाइम पेमेंट देंगे। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल का, तो जरूर इन लेबर लॉस के बारे में जो चेंज्ड नए लेबर कोड है इनमें आपने ये सारे प्रोविजंस पढ़ा होगा। बड़ा ही स्टैटिक पार्ट है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया है। वैसे स्टेटमेंट नंबर 3, द गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। देखो इसकी भाषा सही से देखो, द गवर्नमेंट कैन, सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा इंडस्ट्रीज को यह बोल सकती है कि वो जो वेजेस का पेमेंट करते हैं वो थ्रू बैंक अकाउंट करे। देखिए सरकार की एक नीति है, वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की। जब इकोनॉमी इनफॉर्मल होती है, जब बोला गया कि मान लीजिए कैश में पेमेंट देना है, कैश में वेजेस देना है, तो कितना वेज दिया गया कितना नहीं दिया गया उसका कोई डेटा जनरेट नहीं होता। जब डेटा जनरेट नहीं होगा तो सरकार प्लान कैसे कर पाए, सरकार को वस्तु स्थिति का पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो अगर बैंक अकाउंट के थ्रू वेजेस का पेमेंट होगा तो सरकार को रियल टाइम सिचुएशन पता रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो स्कीम्स बना सकती है। तो हां बिल्कुल, सरकार बिल्कुल ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि जो भी इंडस्ट्री है वो वेजेस का पेमेंट कैसे करे, थ्रू बैंक अकाउंट। तो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात, कोई कंफ्यूजन? दीपक पांडे, हेलो दीपक। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस पे आप लोग देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, चाहे वो लेबर वाला हो चाहे वो आरबीआई वाला हो। इन पे बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे आर्टिकल्स निकले हुए हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर जो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्लेन्ड वाला पेज, उसमें कई बार ये निकला है, सब लेबर लॉस के बारे में चर्चा की गई, आरबीआई सरकार का जो डिस्प्यूट है उस पर चर्चा की गई है ना। Question number 3, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन जब है तो इसमें से कौन सा मोस्ट सूटेबल एक्शन है, मोस्ट लाइकली एक्शन है जो सरकार लेगी? अब आप कहेंगे कि ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक टॉपिक से पूछा गया है। देखिए जब से पैंडेमिक आया है लगातार 2 क्वार्टर में हमारी ग्रोथ, हम कॉन्ट्रैक्ट हुई है, हमारी इकोनॉमी निगेटिव ग्रोथ हुई है, तो इसका मतलब हम रिसेशन में थे। और पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमिक जो पूरी सिनेरियो है इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। तो फिर से वही चीज है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर से आपको इसका आंसर मिलेगा, बुक से भी आंसर इसका मिल सकता है आपको, ठीक है। जब मंदी है, मंदी क्यों है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोग खरीद नहीं रहे, लोगों की डिमांड नहीं तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो पूरी एक साइकिल बन रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर से उनके पास परचेजिंग पावर नहीं, फिर से वो कुछ डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे, ठीक है। अब अगर इस स्थिति से बाहर आना है तो कौन सा स्टेप लिया जा सकता है? आप खुद बताइए इसमें से कौन सा स्टेप लिया जा सकता है? पहला ऑप्शन
कट इन द टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट को कट कर दिया जाए, एग्जाम्पल कोई इनडायरेक्ट टैक्स उठा के आप देख लीजिए, जैसे फ्यूल पे टैक्स, पेट्रोल, अगर पेट्रोल पे टैक्स कम कर दिया जाए, आज 100 रुपए है, इसको कम करके टैक्स कम करके 90 रुपए कम कर दिया, 90 रुपए कर दिया जाए, 10 रुपए टैक्स कट कर दिया जाए, तो आपके जेब में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी कि नहीं? आप उससे अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे कि नहीं? तो यहां तक तो ठीक है ये स्टेटमेंट, लेकिन आगे देखिए क्या है, accompanied by increase in interest rate, फिर वही हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इसने, जो बैंक से आप क्रेडिट लेते हैं पहले 8% पे था, अब 10% कर दिया, महंगा कर दिया, तो क्रेडिट कम लेंगे, तो आपकी जेब में डिस्पोजेबल इनकम या तो वैसी ही रहेगी या तो और कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है ना? तो ये करेक्ट नहीं होगा। देखिए दूसरा, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, जो पब्लिक प्रोजेक्ट है उस पे एक्सपेंडिचर बढ़ा देना। पैंडेमिक के दौरान सरकार ने यही किया। देखिए जितने हाईवे प्रोजेक्ट है उस पे कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ सरकार ने खर्चा किए। अब जब सरकार नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज के लिए डिमांड क्रिएट करती है कि नहीं? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए डिमांड क्रिएट करती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए डिमांड क्रिएट करती है ना? लेबर एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहां पे लोगों को, उनके जेब में डिस्पोजेबल इनकम आती है, जो कंज्यूम करते हैं, डिमांड बढ़ती है, पूरी इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट। सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए जब भी रिसेशन है, तो ये डिमांड को बूस्ट करेगा। क्लियर बात? थर्ड, इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स accompanied बाय रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। फिर ये कंप्लीटली ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंक्रीज इन द टैक्स रेट इंक्रीज कर दोगे तो क्रेडिट लोग कम लेंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। accompanied बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन द टैक्स रेट मतलब जो टैक्सेशन है, मान लो फ्यूल की बात करें 100 से 110 कर दो तो कम हो जाएगा आपका कंजम्पशन, है ना? क्लियर बात? अब आपकी जेब में डिस्पोजेबल इनकम और कम बचेगी क्योंकि ज्यादा खर्चा हो रहा है आपका। क्लियर बात? तो नई डिमांड आप क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं। रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ये हाफ ट्रूथ है, ठीक है? आप इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे तो क्रेडिट तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो जो बढ़ी हुई उसके पास आमदनी है, जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी हुई, वो बढ़े हुए टैक्स रेट में खर्चा हो गई, नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई। बात है समझ? फिर फोर्थ स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल ही आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दीजिए। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, मतलब सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे खर्चा कम कर दे। खर्चा कम करेगी तो नई डिमांड कहां से क्रिएट होगी? नहीं क्रिएट होगी ना। तो इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी? नहीं बूस्ट होगी। बात आई समझ? तो सबसे सूटेबल स्टेप कौन सा है इसमें? बी, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स है उस पे सरकारी खर्चा बढ़े। सरकार ने यही किया पैंडेमिक के दौरान। क्लियर बात? ये समझ आया? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। किसी एक वस्तु के लिए जो डिमांड है, मांग है, वह कब बढ़ेगी? ठीक है। फिर इसने 4 इसके ऑप्शन दे दिए। सबसे पहला है द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब समझते हो क्या होता है? एग्जैक्टली। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार, आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ व्हीकल लेना है, तो 2 व्हीकल है, एक कार है और एक बाइक है। कार को हम ये गुड मान लेते हैं, हाँ? ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसकी कार की डिमांड कब बढ़ेगी, और ये हुआ इसका सब्स्टिट्यूट गुड बाइक। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, अगर बाइक का प्राइस बहुत बढ़ गया
तो कार की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप बताइए। बढ़ेगी। एक एग्जांपल लेता हूं, एक 4 लाख की कार मिल रही है, ठीक है, और एक 2 लाख की बाइक थी। अब उसका प्राइस बढ़ा के कर दिया 3 लाख। तो आप सोचेंगे ना कि यार इससे बढ़िया तो हम कार ही खरीद लें, 1 लाख रुपए इसमें और बढ़ा दिए इन्होंने। होगा ऐसा कि नहीं? तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ओरिजिनल गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप 2 मोबाइल फोन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। 2 मोबाइल फोन है जो आप सोचते हैं कि इसमें से कौन सा लें, और अचानक से एक मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया, तो अब उसको लेने वाले लोग कम होंगे ना, इसको लेने वाले ज्यादा होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो ओरिजिनल गुड है जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर बात, समझ आया? तो ये सही हो गया। फिर द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है? जो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में यूज होता है, एक साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, व्हीकल एंड फ्यूल, ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, ठीक है। अब ये देखो क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अगर फ्यूल का दाम इंक्रीज हो गया तो व्हीकल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई महंगा हो गया, अब हम नहीं खरीदेंगे, व्हीकल खरीदेंगे तो महंगा तेल डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट गुड की डिमांड, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो व्हीकल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब आप लोग कम खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो विदाउट फ्यूल तो व्हीकल चलेगा नहीं आपका। महंगा फ्यूल आप क्यों डलाना चाहेंगे, आप चाहेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले। क्लियर बात? तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो ओरिजिनल गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज ना होने की बजाय घट जाएगी। क्लियर? नहीं समझ में आया क्या ये पार्ट? फिर थर्ड पे बात करो, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये जो गुड था ये इंफीरियर गुड है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम एज ए कंज्यूमर ग्रो होती है तो आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट खरीदते हैं कि इंफीरियर गुड खरीदते हैं? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इंफीरियर गुड को आप नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। समझ आ रही बात? भाई पैसा बढ़ गया अब आपके पास, अब आप एप्पल आईफोन खरीदना चाहेंगे, क्यों चाइनीज एमआई खरीदना चाहेंगे, है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग, ठीक है। इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। इट्स प्राइस फॉल्स, तो बट ऑब्वियस है किसी चीज का अगर दाम घटेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या सही हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 1 और 4 हो। तो किसमें है 1 और 4? पहला ही है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? फिफ्थ में आओ, विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है, उनके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस आपसे ये पूछ रहा है, ठीक। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इसको आप लोग डिटेल्ड इकोनॉमी के जब लेक्चर्स होंगे तो वहां पे पढ़ोगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इनका जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन 2 तरीके से होता है। एक तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन और एक बैंकिंग का रेगुलेशन। जो बैंकिंग वाला फंक्शन है इनका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, उसको रेगुलेट आरबीआई करता है, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट करते थे। अब देखिए इसमें इस
स्टेटमेंट में क्या बोला गया? सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आरबीआई इनके बैंकिंग फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है, ना केवल स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुई ये बात? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स। हाँ बिल्कुल, शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, बैंक है तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर्स इश्यू कर सकता है, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? दे आर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966। हाँ, ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं थे, बाद में 1966 में अमेंडमेंट करके इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बॉन्ड वगैरह के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? जिसने नहीं पढ़ा है तो आने वाली क्लासेस में डिटेल में इसको पढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड यील्ड क्या होता है। अगर आप बॉन्ड सब्सक्राइबर हैं, बॉन्ड को आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड क्या मतलब? जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उस पर। क्लियर बात? अब ये जो बॉन्ड यील्ड है, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड पे जो प्रॉफिट आप गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड पे जो प्रॉफिट या यील्ड आप सुनिश्चित करेंगे, ये कह रहा है ये किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? फेड रिजर्व के एक्शन से, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फेड रिजर्व, उसके एक्शन से। तो हां बिल्कुल, आप एक चीज समझिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस गवर्नमेंट के भी बॉन्ड खरीद सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मान लो फेड रिजर्व ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड पे यील्ड ज्यादा मिलने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो जी सेक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, उस पे आने वाला इन्वेस्टर कम हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो उसकी वजह से सरकार को उस पे देने वाला इंटरेस्ट रेट घटाना या बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? क्लियर बात? तो क्या पॉलिसीज फेड रिजर्व अपनाता है अमेरिका में, वो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लुएंस करेगा यहां की बॉन्ड यील्ड को। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट ऑब्वियस है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा परचेज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ड्रिवन करता है, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तय करता है। आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दी, लोगों के पास ज्यादा पैसा है ना, और बॉन्ड उतने ही है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड सप्लाई का हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड इंपैक्ट हो जाएगी उससे। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। उसी तरीके से स्टेटमेंट 3 भी है, सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे इस रेफरेंस में? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमी के फंडामेंटल क्लासेस नहीं करी हैं, वो जब वो क्लासेस करेंगे तब उनको और डिटेल में ये चीजें पता चलेंगी। ठीक है बात? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। ठीक है, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करी है। अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा आपको कुछ नहीं लगेगा, है ना। ये इनडायरेक्ट
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसा आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने कुछ चेंजेस लाए। उस चेंजेस के अनुसार अगर एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, या जीडीआर या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिनको बोलते हो, अगर इसको कोई इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में इश्यू करती है और जिसपे कोलेटरल का कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो उस केस में इन दोनों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा नए नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। देखो इसमें यूज किया सर्टेन कंडीशंस। अब देखिए एफआईआई, अगर कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, मान लीजिए किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो वो एफडीआई में माना जाएगा। ऐसा नए नोटिफिकेशन के द्वारा बोला गया था। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था आपके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। The effect of devaluation of a currency is that it necessarily, statement 1, 2, 3, अगर किसी कंट्री की करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, जैसे अभी चाइना पे ये एक्यूजिशन लगा कि चाइना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी करेंसी को जानबूझ के क्या कर रहा है, डिवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, उसकी करेंसी डिवैल्यूएट होती है, डिप्रिसिएशन होता है उसमें, तो उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। बड़ा सीधा सा रिलेशनशिप है। ठीक है, सबसे पहले आपको जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाया जाता है तो वहां पे यही बताया जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। समझ में आया है स्टेटमेंट कि नहीं, कि मैं समझा दूं इसको? हाँ, समझ में आया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो एक कोई गुड है जो एक्सपोर्ट करते हैं, इसका प्राइस 60 रुपी है, और अभी डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट कितना है, $1 बराबर 60 रुपए। ठीक है, हमारी करेंसी क्या हो गई, अब अगला क्या हो गई, ये डिवैल्यूएट हो गई। मान लो 120 रुपए में $1 हो गया, तो 60 रुपए $0.5 का ही तो हो जाएगा अब। तो अब जो फॉरेनर था जो हमारे गुड को परचेज कर रहा था, अब वो $1 की चीज कितने में, $5 में, तो ज्यादा खरीदेगा ना, हमारा एक्स बढ़ जाएगा ना हमारा। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, करेक्ट। ये तो बिल्कुल उल्टा बात बोल दी है इसको, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सीधे सीधे, आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, देखो ये संभव भी है और हो सकता है कि ये मे वाली सिचुएशन आ जाती है। इट मे और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेट जो आएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाए उससे आपका ट्रेड बैलेंस हो सकता है कि पॉजिटिव हो भी जाए और हो सकता है नहीं भी हो। तो 3 जो है वो मे और मे नॉट वाली सिचुएशन है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ओनली ये करेक्ट होगा। क्लियर? Which of the following effects of the creation of black money in India has been the main cause of worry? देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी का ऐसा कौन सा इंपैक्ट है इनमें जो मेन कॉज ऑफ वरी है सरकार के लिए? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्राइमा फेसी तो इसमें से सारे स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट लगेंगे, बट वो मेन कॉज की बात कर रहा है। भाई ब्लैक मनी का पहला एक इल इंपैक्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वो ज्यादातर इन्वेस्ट कहां होती है, रियल एस्टेट में। तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है, बबल क्रिएट हो जाता है रियल एस्टेट सेक्टर।
तो ये हाँ, इसका एक इल इफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बट वो किस चीज की बात कर रहा है, मेन, तो थोड़ा आगे भी देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ये भी करेक्ट है। ब्लैक मनी जनरेट होता है तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो ज्वेल्स और स्टोन्स वगैरह खरीदने में उसका यूज होता है, तो ये भी सही है। लेकिन देखें थोड़ा आगे, क्या कुछ और मेन हो सकता है। लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी करेक्ट है। ये ब्लैक मनी से फंडिंग होती है ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये मेन है, मेन कॉज ऑफ वरी। क्यों? ब्लैक मनी क्या होती है? अनअकाउंटेड मनी, जिसपे टैक्स नहीं दिया गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन चारों स्टेटमेंट में सबसे जो मेन कॉज की अगर हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 4 होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। क्लियर? Which of the following is likely to the most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इसमें से क्या बढ़ाएगा? तो चारों स्टेटमेंट्स को देखिए और आप बताइए। बस प्राइमा फेसी एक बार देखिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। एक एक बार पढ़िए चारों स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तब डिमांड ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। और लिक्विडिटी बढ़ा दोगे, तो जैसे ही और लिक्विडिटी बढ़ा दोगे, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्लियर बात? तो सीधे सीधे बस प्राइमा फेसी एक बार जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, जैसे ही क्रिएशन ऑफ न्यू मनी है, और कुछ देखना ही नहीं। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? द मनी मल्टीप्लायर, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, मनी मल्टीप्लायर पे हर बार कुछ ना कुछ बन जाता है। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने एक 100 रुपये का नोट इश्यू किया। ठीक है, बैंक से, किसी कॉमर्शियल बैंक से ये 100 रुपये किसी व्यक्ति ने लिया, ए ने बी से कुछ चीज परचेज करी और 100 रुपये दे दिए इसको। फिर बी ने सी से कोई चीज परचेज करी और कमोडिटी के बदले 100 रुपए दे दिए। अब ये मनी मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं? एक बार, दो बार, फिर सी ने डी से कुछ परचेज किया और 100 रुपए दे दिए, मल्टीप्लाई हुई 1 2 3 टाइम्स। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसी यही चीज पूछेगी, द मनी मल्टीप्लायर। अब अगले क्या है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, कब बढ़ता है। ठीक, तो पहली चीज देखो, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो और इंक्रीज इन द एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक्स को कुछ पार्ट आरबीआई के पास और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रिजर्व के रूप में रखना होता है। मतलब बैंक उस पैसे को क्रेडिट पे लोगों को नहीं दे सकती, वो होल्ड हो गया पैसा। ऐसे एसएलआर, एसएलआर के केस में भी जो बैंक के पास रिसोर्सेस होते हैं, उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना होता है, जिसको क्रेडिट पे नहीं दे सकती। मनी मल्टीप्लाई कब होता है, जब मनी बैंक से लोगों के पास पहुंचता है। अगर बैंक ज्यादातर पैसा एसएलआर और सीआरआर के रूप में अपने ही पास रखी रहेंगी, तो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? बात है समझ की नहीं? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, अगर सीआरआर बढ़ा दोगे तो अब ज्यादा रिजर्व रखना है, एसएलआर बढ़ा दोगे तो बैंक को अब ज्यादा एसएलआर अपने पास रिजर्व रखना है। दोनों केसेस में बैंक से लोगों को जाने वाला क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लोग से ही जब एक्सचेंज होता है तो मनी मल्टीप्लाई होती है, तो वो कम हो जाएगी बढ़ने की जगह। क्लियर बात? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है,
गलत। फिर थर्ड देखिए, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल, यही करेक्ट है। कैसे? पहले एक व्यक्ति था ए, ये बैंक में 60 रुपए सेविंग के रूप में रखता था और बैंक क्या करती थी, 60 रुपए को किसी को लोन दे देती थी, फिर ये मल्टीप्लाई होता था आगे। अब क्या हुआ, ए की बैंकिंग हैबिट बढ़ी, अब ये 60 रुपए की जगह 80 रुपए बैंक को देता है, तो अब 80 रुपए ज्यादा क्रेडिट जाएगा ना मार्केट में बैंक से। क्लियर बात? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि नहीं? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, पहले 60 रुपए बैंक में रखता था, अब 80 रख रहा है। करेक्ट हो गया स्टेटमेंट? तो यही ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएं विद रेफरेंस, और ये बहुत चर्चा में रहा है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय विच आर द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकती है, सप्लाई साइड से, डिमांड साइड से। अगर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो ये क्या क्रिएट कर देती है? डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। ठीक है? तो ये कह रहा है कि ये एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ती है, जिसकी वजह से जो महंगाई है ये कब बढ़ती है, क्या कारण है उसके। ठीक है? तो पहला क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। सरकार क्या कर रही है? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अप्लाई कर रही है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का एक्सपेंशन हो रहा है। सरकार जो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट तय करती है ना आरबीआई, उस रेपो रेट को क्या कर रही है? घटा दे रही है। अब कम ब्याज दर पे लोगों को लोन दे रही है, जिससे कि लोग क्या करें, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, उनकी जेब में ज्यादा पैसा हो और वो ज्यादा क्या करें, डिमांड क्रिएट करें, जिससे इन्फ्लेशन आएगा। यही तो पूछ रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या कारण है? तो एक्सपेंसरी पॉलिसीज करेंगे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? आपके जेब में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खरीदोगे कि नहीं? दूसरा, फिस्कल स्टिमुलस। ड्यूरिंग पैंडेमिक सरकार क्या कर रही है? यही चीज कर रही है, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मींस टैक्स में कमी और एक्सपेंडिचर को बढ़ावा। सरकार क्या कर रही है? अगर उसने टैक्स कम किया तो अब आपके द्वारा कम टैक्स दिया जा रहा है ना, आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा डिमांड आप देंगे, और सरकार साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, नेशनल हाईवे पे नेशनल हाईवे बनाती जा रही है, तो वो भी डिमांड क्रिएट करेगा। बात आई समझ कि नहीं? तो फिजिकल स्टिमुलस से क्या होगा? अल्टीमेटली डिमांड विल और बूस्ट होगी, इन्फ्लेशन आएगा उससे। क्लियर? तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? सही है। ठीक है? फिर अच्छा, इसको अगर पूरे क्वेश्चन को एक बार तुम पढ़ जाओ, पांचों स्टेटमेंट्स को 1 2 सॉल्व करने से पहले 3 4 5। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये स्टेटमेंट मान लो पढ़ गए तुम। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अब आप ज्यादा लोन लेंगे कि कम लोन लेंगे? कम लेंगे। तो जब कम लेंगे तो कम खर्चा करेंगे, तो इसका मतलब ये कैसा है? फिफ्थ ऑप्शन कैसा है? इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपसे किस चीज का कारण पूछ रहा था? इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण है ना? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहा था, बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है? तो इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट घटे, ना कि बढ़े। इसमें क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो फिफ्थ ऑप्शन है वो आउटराइटली क्या हो जाता है? गलत है। अब देखिए कहां कहां पे 5 है, इसमें आया 5 तो ये ऑप्शन गलत, इसमें आया 5 ये ऑप्शन गलत, इसमें आया 5 ये ऑप्शन गलत। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बाकी स्टेटमेंट्स में।
सिंपली ये करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्लियर हुई बात? इसको और एक्सप्लेन कर दे? हाँ? चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये तो फिर आपको समझ आ गया। जो ये फोर्थ वाला है, हायर परचेजिंग पावर, ऑब्वियस सी बात है कि जेब में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करोगे। परचेजिंग पावर आपकी बड़ी, इसका मतलब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है ना? तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करोगे तो इन्फ्लेशन आएगा। सही है ये। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कह रहा है कि जो वेज इंक्रीज हो रहा है वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है। तो मान लो कि आपका जो वेज है वो 10% से इंक्रीज हो गया, जो पैसा आप पाते थे एज वेज वो 10% बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन भी साथ साथ में क्या है 10% बढ़ गई, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? वो तो न्यूट्रल हो गया ना, जितना बढ़ा उतना महंगाई बढ़ गई, तो नई डिमांड कहां क्रिएट होगी? नहीं क्रिएट होगी ना नई डिमांड, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो 1, 2 एंड 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? With reference to India, consider the following statements. Retail investors through demat account can invest in the T-bills and Government of India bonds in the primary market. देखो, जो जी सेक होता था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे, उनमें पहले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वही इन्वेस्ट कर पाता था। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब हम आपके लिए वो चीज नहीं थी। हम आप लोग रिटेल इन्वेस्टर ना, बहुत पैसा नहीं ना इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम लोग उन बॉन्ड्स को परचेज नहीं कर पाते थे। तो स्क्यूड था एक तरीके से प्रोसेस। उस प्रोसेस को बदलने के लिए हाल में ही एक ऐसा प्रोविजन किया गया जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, जी सेक में हम आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एक गिल्ट अकाउंट। हमको एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है और इसके थ्रू हम रिटेल इन्वेस्टर जो हम आप लोग हैं ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक में। तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट। रिटेल इन्वेस्टर सब जी सेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू गिल्ट अकाउंट। फिर ये क्या है? द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है आपने, प्राइवेट कंपनीज के शेयर की ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक। तो स्टेटमेंट नंबर 3, ये क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL, इट इज ज्वाइंटली, कह रहा है इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आरबीआई इसको प्रमोट नहीं करता। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले करता था प्रमोट, अब इसने कुछ पार्ट इसको बैंक्स को भी दे दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्टीन वाटर क्रेडिट, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वाटर की बड़ी क्राइसिस हो रही है, आप लोग स्वच्छ जल और सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करें, इसके लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको बोला गया है वाटर क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि एक माइक्रो फाइनेंस टूल की तरह इस्तेमाल होता है, जहां की आपकी जो वाटर एंड सैनिटेशन की नीड्स हैं इसको पूरा करने के लिए आपको एक छोटा सा ऋण दिया जाता है। ठीक है, एक माइक्रो फाइनेंस टूल है ये। तो हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 जहां पे ये बात कर रहा है कि WHO और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, इट इनेबल्स द पुअर पीपुल, बिल्कुल पुअर पीपुल ऐसे होते हैं जो अनबैंक्ड होते हैं, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से इनका कनेक्ट नहीं होता, तो इन्हीं को तो आपको माइक्रो क्रेडिट के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू बैंकिंग इन्वायरमेंट में इनको इंक्लूड करना है, इनको इंक्लूजन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्पेसिफिकली वाटर पर्पसेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 15
इन इंडिया द सेंट्रल बैंक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो सबने पढ़ा होगा ये, एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई जो है वो काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया था। पहली चीज तो इसने ये बोला लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फॉल टू बोरो फ्रॉम द अदर्स, तो ये तो बिल्कुल आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। इंडस्ट्री को आरबीआई कभी लोन नहीं देता है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक के थ्रू इंडस्ट्री लोन लेती है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पोरेरी क्राइसिस, हाँ बिल्कुल यही स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई एक बैंक है जिसके पास फॉर ए टेम्पोरेरी टाइम पीरियड अपनी लाइबिलिटी सर्व करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो उस केस में वो बैंकरप्ट ना हो जाए बैंक, तो आरबीआई उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तहत उसकी मदद करती है वहां पे टेम्पोरेरी क्राइसिस को डील करने के, ठीक है। उसकी टेम्पोरेरी लाइबिलिटी जो कि वो सर्व करने के कैपेबल नहीं बची है, उसके लिए उसकी मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटिंग, देखो आरबीआई गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, लेकिन वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह नहीं। जब आप टर्म यूज कर देंगे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो वहां पे स्पेसिफिकली जब कोई बैंक में टेम्पोरेरी क्राइसिस होगा बैंक के साथ, तब वो आरबीआई उसकी मदद वहां पे करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो स्टेटमेंट 2 ही इसमें करेक्ट होगा, 2 ओनली, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्लियर। तो इतना ही आपका इकोनॉमी का सेक्शन है, इसके आगे का पार्ट डील करेंगे अभी।